हेलो एवरीवन। इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से चैप्टर 5, जिसका नाम भी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट ही है, इस चैप्टर को थॉरवली इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करने वाला हूं। जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल अनुराग राय इंग्लिश ट्यूटर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चैप्टर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। आप नाम फिर से देख सकते हैं। बॉक्स में दो क्वेश्चंस हैं। कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है, अदृश्य बन सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल। यह कहानी है एक वैज्ञानिक की जो ये खोज कर लेता है, जो ये आविष्कार करता है कि कैसे वो स्वयं को, खुद को अदृश्य कर ले। डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? सेकेंड क्वेश्चन पूछते हैं, क्या वह अपनी इस खोज का या अपने इस आविष्कार का सदुपयोग करता है या दुरुपयोग करता है? तो जानने के लिए अपन इस स्टोरी को पढ़ते हैं। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट। दो लड़के नंगे पांव एक जोड़ी कीचड़ से युक्त पैरों के छाप या पैरों के ताजा कीचड़ से युक्त निशानों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। दो लड़के थे, उनको नंगे पांव बने हुए कीचड़ से सने हुए पैरों के ताजा ताजा छाप या निशान दिखे, जिसको देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन? लंदन के मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव आदमी क्या कर रहा था? वॉट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडिल ऑफ लंदन? लंदन शहर के मध्य में एक मकान की सीढ़ियों पर एक नंगे पांव आदमी क्या कर रहा था? एंड वेयर वॉज द मैन? और वो आदमी कहां था? मतलब उसके सीढ़ियों पर उसके निशान तो दिख रहे थे, पैरों के निशान कीचड़ से सने हुए दिख रहे थे, लेकिन आदमी नहीं दिख रहा था। तो ये कह रहे हैं कि वो आदमी कहां था जिसके पैरों के वो निशान थे। एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आईज। गेज का मतलब है टकटकी लगाए, देखते रहना। जब वो देख रहे थे तो एक अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने आया। अ फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर। एक ताजा ताजा पैर के पंजे का निशान ना जाने कहां से प्रकट हो गया, छप गया। यानी कोई इंसान नहीं दिख रहा है और पैर भी नहीं दिख रहे हैं किसी के। आप सपोज कीजिए कि आप किसी स्टेयर केस पर हो, सीढ़ियों पर हो, और किसी सीढ़ी पर किसी के पैर का छाप का निशान पड़ जाए, गीला कीचड़ से सना हुआ कोई छाप का निशान पड़ते हुए दिखे। तो ऐसे ही कह रहे हैं वो अद्भुत दृश्य उनकी आंखों के सामने क्या आया? एक ताजा ताजा पैरों का निशान ना जाने कहां से प्रकट हो गया, छप गया। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट। उसके बाद आगे और पैरों के निशान जो है वो बनने लगे, छपने लगे सीढ़ियों पर, एक के बाद एक। सीढ़ियों से नीचे जाते हुए वो निशान छपने लगे। एक सीढ़ी, उससे नीचे वाली सीढ़ी, फिर उससे नीचे वाली सीढ़ियों पर एक के बाद एक नीचे जाते हुए निशान छपने लगे और बाहर आकर वो सड़क पर जाने लगे वो निशान। द बॉयज फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. दोनों लड़के जो थे वो सम्मोहित होकर
उन निशानों के पीछे जाने लगे, पीछे चलने लगे, जब तक कि वो निशान, पैरों के जो निशान थे कीचड़ से सने, जब तक कि वो धीरे धीरे धुंधले और अधिक धुंधले हो करके और अंततः बिल्कुल गायब नहीं हो गए, तब तक वो दोनों लड़के उन निशानों के पीछे चलते रहे। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। मिस्ट्री माने रहस्य और एक्सप्लेनेशन माने समझाइश। उस रहस्य के पीछे जो विवरण था या जो समझाइश थी वो वास्तव में बहुत ज्यादा सरल थी। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. bewildered का मतलब है हैरान, परेशान या चकित, और ट्रांसपेरेंट माने पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो वो हैरान, वो चकित लड़के जो थे वो एक ऐसे वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने हाल ही में कुछ ही दिनों पहले यह आविष्कार कर लिया था कि मानव शरीर को अदृश्य या पारदर्शी कैसे बनाया जा सके, कैसे बनाया जा सकता है। ये आविष्कार उस वैज्ञानिक ने कर लिया था और वो खुद अपने शरीर को उसने इनविजिबल कर लिया था, अदृश्य कर लिया था, ट्रांसपेरेंट कर लिया था, यानी पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके। और वो साइंटिस्ट वो खुद ही चल रहा था, तो उसके पैरों में, पैर के तलुओं में कीचड़ लगा था, तो वो फुटप्रिंट्स जो थे उसी के पैर के बन रहे थे। तो वो जो बच्चे थे वो उस साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जो कि अदृश्य था और उसने कुछ ही दिनों पहले मानव शरीर को अदृश्य करने का आविष्कार करा था। आगे कहते हैं, ग्रिफिन द साइंटिस्ट had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible. ग्रिफिन, उस वैज्ञानिक का नाम ग्रिफिन था। ग्रिफिन उस वैज्ञानिक ने एक के बाद एक कई सारे प्रयोग किए थे यह सिद्ध करने के लिए कि मानव शरीर को अदृश्य किया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. अंततः कई सारे प्रयोग करने के बाद, कई सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद अंततः उसने कुछ ऐसी दुर्लभ दवा खाई, निगली, जिसके बाद उसका शरीर कांच की चद्दर जैसा, कांच की शीट जैसा ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी बन गया। हालांकि उसका शरीर कांच के जैसा ठोस, सॉलिड भी बना रहा, मतलब उसका शरीर अदृश्य हो गया था तो कांच की तरह ठोस बना रहा। लिखने का लेखक का मतलब है कि अदृश्य में भी अगर कोई उस जगह पे हाथ फेरेगा तो टच होगा। ऐसा नहीं है कि शरीर भी हवा में विलीन हो गया, सिर्फ शरीर उसका दिखना बंद हुआ था, लेकिन अगर उस जगह पे जहां पे वो खड़ा है अदृश्य में, वहां अगर कोई हाथ फेरेगा तो उसको टच होगा। तो कांच की तरह आर पार देखने वाला, पारदर्शी जरूर हो गया था उसका शरीर, अदृश्य जरूर हो गया था, लेकिन कांच को अगर अपन छूते हैं तो सॉलिड चीज होती है, उसको छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, तो वैसे उसका शरीर भी छुआ जा सकता था। अब आगे कहते हैं, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन हालांकि एक बहुत ही होनहार वैज्ञानिक था, एक बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक था, लेकिन वो जो था ग्रिफिन वैज्ञानिक, वो कानून को ना मानने वाला व्यक्ति था। अब कैसे, वो आगे पढ़ते हैं हम। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। इजेक्ट का मतलब है निकाल देना, बेदखल करना, हटाना। उसका मकान मालिक उसे नापसंद करता था और मकान मालिक ने उसे अपने मकान से निकालने की, हटाने की कोशिश करी। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। रिवेंज का मतलब होता है बदला या प्रतिशोध। प्रतिशोध या बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने उसके मकान को ही आग लगा दी, मकान मालिक के मकान को जला डाला।
To get away without being seen, he had to remove his clothes. बिना किसी के द्वारा बिना देखे हुए भाग जाने के लिए ग्रिफिन को अपने कपड़े उतार करके फेंकने पड़े, कपड़े हटाने पड़े। क्योंकि यहां एक बात और आपको बता दूं कि उसका शरीर अदृश्य हो गया था, तो सिर्फ शरीर अदृश्य हुआ था, वो दवा का असर जो है ह्यूमन बॉडी पर हुआ था, कपड़ों पर नहीं हुआ था। तो शरीर तो अदृश्य हो जाएगा लेकिन कपड़े दिखाई देंगे। अब आप इमेजिन कर सकते हैं मन में कि कोई आदमी खड़ा हो और उसमें से शरीर नहीं दिख रहा हो, ये हैंड्स नहीं दिख रहे हो और फेस नहीं दिख रहा हो, लेकिन बाकी ये कपड़े वगैरह तो दिख रहे होंगे, तो एक ह्यूमन स्ट्रक्चर जैसा तो दिखाई देगा। तो पूरी तरह से अदृश्य होने के लिए कपड़ों से देख लेगा कोई व्यक्ति, कपड़ों से पीछा कर लेगा, तो पूरी तरह से उसको गायब होने के लिए कपड़ों को भी उतार कर फेंकना पड़ा। Thus it was that he became a homeless wanderer, without clothes, without money, and quite invisible, until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. तो कह रहे हैं इस प्रकार क्योंकि उसको मकान मालिक के घर में जब आग लगा दी और किसी के द्वारा देखा जाने से बचने के लिए उसने कपड़े उतार दिए, तो इस प्रकार वो एक और घर से भाग गया। तो इस प्रकार वो एक बेघर घुमंतु, बेघर घुमक्कड़ बन गया, बिना कपड़ों के, बिना पैसों के और पूरी तरह से अदृश्य। तब तक के लिए वो अदृश्य रहा, बिना पैसों के, बिना कपड़ों के रहा, अदृश्य रहा, तब तक जब तक कि उसका संयोगवश एक कीचड़ में पड़ना ना हुआ, और उसके बाद कीचड़ में पड़ जाने के बाद वो वहां से जाने चलने ना लगा। ठीक है, तो ये घटना बाद में घटी जब वो घर को आग लगा के पूरे कपड़े उतार करके भागा, निर्वस्त्र होकर भागा, तो बिना कपड़ों के था, बिना पैसे के था, पूरी तरह से अदृश्य था। तो तब तक अदृश्य रहा, बाद में वो दोबारा वो या उसका आभास होना तब मिला जब वो कीचड़ में पड़ गया और उसके बाद जब चलने लगा तो फिर फुटप्रिंट्स बनने लगे। आगे कह रहे हैं he escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. वो लंदन में उसके पैरों का जो लड़के जो पीछा कर रहे थे उन लड़कों से वो आसानी से बचकर भाग गया। बट हिज एडवेंचर्स वर बाय नो मीन्स ओवर। लेकिन उसके ये साहसिक यात्रा, एडवेंचर का मतलब होता है साहसिक यात्रा, यहां पर कारनामे से अगर अर्थ लगाएं, लेकिन उसकी ये साहसिक यात्रा या ये उसके साहसिक कारनामे अभी खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने बिना कपड़ों के लंदन में घूमने भटकने के लिए साल का बहुत ही गलत या खराब समय चुन लिया था। It was mid-winter, सर्दियों के मध्य का समय था। The air was bitterly cold and he could not do without clothes. हवा बहुत कड़ाके की ठंडी थी और बिना कपड़ों के उसका काम नहीं चल रहा था। किसी का भी नहीं चलेगा कड़ाके की ठंड में बिना कपड़े के ज्यादा समय तक रहा तो आदमी मर ही जाएगा। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. Warmth का मतलब है गर्मी। तो लंदन की सड़कों पर यहां वहां घूमने भटकने के बजाय उसने ये तय किया कि किसी बड़े स्टोर में, यहां पर स्टोर से आशय है आगे बताएंगे वो किस टाइप का स्टोर है, डिपार्टमेंटल स्टोर था। डिपार्टमेंटल स्टोर होता है, उसमें अलग अलग एक ही छत के नीचे कई सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो ग्रोसरी का डिपार्टमेंट अलग होता है, वहां प्रोविजंस का डिपार्टमेंट अलग होता है, वहां खाने पीने का, राशन का, किराने का भी सामान होता है। कपड़ों का डिपार्टमेंट अलग होता है और अलग अलग मेडिसिन वगैरह
कई प्रकार की चीजें एक ही छत के नीचे मिलती है। तो उसने सड़कों पर यहां वहां भटकने के बजाय लंदन के एक बड़े स्टोर में गर्माहट पाने के लिए घुस जाने का सोचा, उसने तय किया। आगे करें। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. डिपार्टमेंटल स्टोर के बंद होने का टाइम आया। वो उसके बंद होने से पहले ही अंदर घुस गया था, क्योंकि वो तो अदृश्य है, तो उसे कोई देख नहीं सकता कि अंदर कौन आया। तो कोई दुकान खुली भी है, कोई बड़ा स्टोर खुला भी है, तो अंदर आ जाएगा अदृश्य व्यक्ति। तो वो अंदर घुस गया था बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के। और जब उसको बंद करने का, रात में बंद करने का भी समय होता है, बंद करने का समय आया और जब दरवाजे बंद हुए, मतलब डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक और नौकर चाकर वगैरह, जो सेल्समैन वगैरह है, वो सब बाहर निकले और बाहर से डोर्स को बंद किया, तो ग्रिफिन जो है बिना पैसा खर्च किए, बिना खर्चे के, खुद को कपड़े पहना पाने, अपने पेट को, अपने मुंह को भोजन करा पाने के आनंद को उठाने लायक सक्षम बन गया। यानी जैसे ही दरवाजे बंद हुए तो ग्रिफिन ने बिना कोई पैसे खर्चे आराम से वहां से कपड़े निकालकर कपड़े पहन लिए, भोजन खाया। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। उसने कपड़ों के बॉक्सेस वगैरह जो है, बक्से वगैरह जिनमें कपड़े वगैरह थे, वो बक्से तोड़ दिए और जो कपड़े जो प्लास्टिक्स में, रैपर्स वगैरह में बंद होते हैं, रैपर्स वगैरह फाड़ के उसने अच्छे गर्म कपड़े वगैरह, ऊनी कपड़े निकाले अपने अपने खुद के नाप के और पहन लिए। सून विद शूज एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। जल्दी ही जूतों के साथ और एक लंबा घुटनों से नीचे तक आने वाला ओवरकोट, एक लंबे कोट के साथ और एक चौड़े घेर वाले हैट के साथ, वो पूरी तरह से कपड़े पहना हुआ, पूरी तरह से कपड़े पहने हुए दिखाई देने वाले व्यक्ति जैसा बन गया। कपड़े पहन के जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा वो बन गया। जूते पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया, एक चौड़े घेरे का हैट लगा लिया सिर पर। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। अब वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जो है बहुत बड़ा था, उसके अंदर रेस्टोरेंट भी था। तो उस स्टोर के रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट के किचन में गया, तो भोजनालय के किचन में उसको ठंडा मांस मिल गया खाने को, वो खाया उसने। कॉफी मिल गई, कॉफी पी। और उसके बाद उस भोजन के बाद फिर उसको ग्रोसरी स्टोर में मिठाइयां मिल गई और वाइन, शराब मिल गई। तो भोजन के बाद उसने मिठाइयां भी खाई, शराब भी पी। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अंततः वो एक रजाइयों का एक ढेर पड़ा हुआ था, उसके ऊपर सोने के लिए लेट गया। इफ ओनली ग्रिफिन हैड मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल। ये कह रहे हैं यदि ग्रिफिन, ये अगले दिन सुबह की बात बता रहे हैं, यदि ग्रिफिन अगले दिन सुबह सही टाइम पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक रहता। एज इट वॉज he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. वैसे वो तब तक नहीं उठा अगले दिन सुबह जब तक कि स्टोर के जो नौकर चाकर थे, जो असिस्टेंट्स थे, वो अगली सुबह स्टोर में आ नहीं गए, तब तक वो उठा नहीं। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. पर उसने जब स्टोर खुल गया, असिस्टेंट्स अंदर आ गए और जब
तब उसकी कुछ नींद खुली होगी, दरवाजों के डोर्स के खुलने की, अंदर आहट की, असिस्टेंट्स की बातों की। जब उसने ग्रिफिन ने एक दो असिस्टेंट्स को, स्टोर के एक दो असिस्टेंट्स को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो भयभीत हो गया और भागने लगा। दे नेचुरली गेव चेज। स्वाभाविक रूप से स्टोर के जो असिस्टेंट्स थे वो उसका पीछा करने लगे। इन द एंड ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। अंत में वो उन असिस्टेंट्स की पकड़ से, उनके चंगुल से छूटकर, बचकर सिर्फ तब निकल पाया, तब बचकर भाग पाया जब उसने जल्दी से एक एक करके अपने ये नए नए प्राप्त वस्त्रों को उतारकर फेंका। जब उसने अपने ये नए नए मिले हुए कपड़ों को तेजी से उतारकर फेंका, सिर्फ तब वो उन लोगों से बचकर भाग पाया। तो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। तो एक बार फिर से उसने अपने आप को अदृश्य पाया, लेकिन निर्वस्त्र या नग्न अवस्था में अदृश्य पाया, जनवरी की कड़ाके की ठंड में। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. इस बार उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निश्चय किया, इस आशा में कि उसे वहां पर ना सिर्फ पहनने को कपड़े मिल जाएंगे बल्कि कुछ ऐसा भी मिल जाएगा जो उसके कंधों से ऊपर के खाली स्थान को, यानी स्थिर वाली जगह, उसको ढक सके, छुपा सके। तो इस आशा में उसने एक नाटक कंपनी के स्टोर में घुसने का निर्णय लिया। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्ररी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कांपता हुआ वो तेजी से ड्ररी लेन नाम की सड़क की तरफ जाने लगा, जो नाटक जगत का एक केंद्र माना जाता है, ड्ररी लेन। तो ड्ररी लेन नाम की एक जगह थी, सड़क जहां पर थिएटर आदि काफी सारे थे, नाटक कंपनियों का सेंटर माना जाता था। ठंड से कांपता हुआ वो वहां की ओर तेजी से बढ़ा। ही सून फाउंड अ सुटेबल शॉप। उसे जल्द ही एक उपयुक्त दुकान मिल गई। ही मेड हिज वे इनविजिबल अप स्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटिल लेटर wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers and a large hat. वो जल्दी से उस दुकान के अंदर घुस गया अदृश्य रूप में, क्योंकि वो अदृश्य था उस वक्त, कपड़े नहीं पहना था। तो वो अदृश्य रूप में उस दुकान के अंदर घुस गया, सीढ़ियों से ऊपर गया, ऊपर के मंजिल में, और कुछ ही देर बाद वापस लौट आया अपने माथे के चारों ओर पट्टियां लपेटे हुए, डार्क कलर का चश्मा लगाए हुए, जिससे उसका, पट्टियां लगाने से माथा ढक गया, डार्क कलर का चश्मा जिससे उसकी आंखें जो अदृश्य थी वो ढक गया काले चश्मे से। फाल्स नोज, एक नकली नाक लगा ली। असली नाक तो उसकी गायब थी, तो चश्मे के नीचे नाक की जगह खाली दिखती, तो एक नकली नाक लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्स, और साइड विस्कर्स का मतलब है ऐसी मूछें जो खूब बड़ी बड़ी, यहां तक गालों से होती हुई कलम तक मिलती हैं, ऐसी गलमुच्छें बोलते हैं हिंदी में। बड़ी बड़ी उसने झाड़ीदार मूछें जो लगभग आधे गाल को ढक लेती हैं वो, और एक बड़ा सा हैट उसने लगा लिया। तो इन चीजों से उसकी सिर की आकृति भी दिखने लगी। अगर ये चीजें नहीं लगाता तो पूरा सिर गायब था, ऐसा दिखता कि बस कोई धड़ दिख रहा है और सिर है नहीं आदमी का। तो हैट लगा लिया तो हैट दिखने लगा। माथे को ढकने के लिए उसने पट्टी लगा ली, आंखों को ढकने के लिए काला चश्मा, नकली नाक और ये सब चीजें, नकली दाढ़ी, मूछें लगाकर वो बाहर आया कुछ ही देर बाद। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him
ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। कैलसली का मतलब है क्रूरतापूर्वक, निर्ममता से। तो ये कह रहे हैं बिना देखे, बिना दिखाई दिए बच के भाग जाने के लिए उसने निर्ममता पूर्वक, क्रूरता पूर्वक उस दुकानदार की पर पीछे से वार किया और उसे बेहोश कर दिया, जिसके बाद वो उसका सारा पैसा लूट करके भाग गया। आगे कहते हैं ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंडन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इन। आइपिंग जो है वो इंग्लैंड में ही एक गांव है, गांव का नाम है, और लास्ट में जो लिखा है INN, इन का मतलब होता है धर्मशाला या सराय। जब छोटी मोटी जो रुकने के लिए होती है, धर्मशाला, सराय, लॉज आदि, उनको इन बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भीड़ भरे लंदन शहर से निकल जाने को आतुर उसने, यानी ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उसने आइपिंग गांव जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी, जहां पहुंचकर उसने वहीं की एक स्थानीय सराय में 2 कमरे बुक कर लिए। द अराइवल ऑफ अ स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अराइवल मतलब आगमन, स्ट्रेंजर माने अजनबी, INN, इन माने धर्मशाला या सराय जहां कमरा आदि लेकर रह सकते हैं। अनयूजुअल इवेंट माने असामान्य घटना। तो कह रहे हैं आइपिंग गांव में सर्दियों के समय धर्मशाला में एक अजनबी का आगमन, उसका आना एक असामान्य घटना थी। अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। यहां पर अनकॉमन अपीयरेंस मतलब असामान्य हुलिया। अब ये कह रहे हैं अ स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग। ऐसे असामान्य हुलिये वाला एक अजनबी, इसने सारी टंग्स को, जीभ को हिलाने के लिए मजबूर कर दिया। ऐसा इसका शाब्दिक अर्थ बनता है कि उसके कारण सारी जीभ हिलने लगी। यहां पर टंग्स वैगिंग का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो ये है कि जीभ हिलने लगी, चलने लगी, लेकिन इसका जो अर्थ है वो ये है कि लोग कानाफूसी करने लगे, बातें होने लगी, ये है। तो ऐसे असामान्य हुलिये वाले व्यक्ति, अजनबी के कारण लोगों में बातें होने लगी, कानाफूसी होने लगी। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति अगर हमें भी दिखे जिसका चेहरा हमें बिल्कुल दिखाई ना दे, चेहरे को जिसने कई चीजों से ढक रखा हो, सिर भी नहीं दिखाई दे, हैट पहन लिया हो, माथा नहीं दिखाई दे रहा, उसके ऊपर पट्टियां लपेट ली हो, आंखें भी नहीं दिख रही हो, उस पर ब्लैक चश्मा लगा लिया हो, और बड़ी बड़ी मूछें हो जिससे उसका यहाँ का हिस्सा, माउथ और गाल वगैरह आदि भी बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही हो, तो ये अजीब सा अपीयरेंस है कि चेहरे की कोई चीज दिख नहीं रही। तो लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कौन है, क्या है, कहां से आया है, इस तरह से। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। धर्मशाला की का जो मालिक था, उसकी पत्नी जिसका नाम था मिसेस हॉल, उन्होंने प्रत्येक प्रयास किया, हर प्रयास किया उससे मित्रता बढ़ाने का, दोस्ती करने का, क्योंकि वो भी जानने को उत्सुक थी, जिज्ञासु थी। तो कई महिलाओं में ऐसी आदत होती है जो जानना चाहती है लोगों के बारे में, तो वो फ्रेंडली होने की कोशिश करने लगी मिसेस हॉल, ताकि दोस्ती हो जाए, बातचीत हो जाए, तो बातचीत में वो अपने बारे में बता दे, पूछने लगे। तो मिसेस हॉल ने, धर्मशाला के मालिक की पत्नी ने, हर प्रयास किया उसके साथ फ्रेंडली होने का। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। अब आगे कह रहे हैं बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर,
लेकिन ग्रिफिन की मिसेस हॉल से बात करने की कोई इच्छा न थी और उसने उन्हें बताया बातचीत, ताकि वो मिसेस हॉल ना करें, उनसे बातचीत से बचने के लिए ग्रिफिन ने उन्हें बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आइपिंग इज अ डिजायर फॉर सॉलिट्यूड। उसने एक सॉलिड रीजन दे दिया कि देखिए यहां पर आइपिंग, लंदन से आइपिंग आने का मेरा कारण है एकांत की तलाश। एकांत में, लंदन जैसे भीड़ भरी जगह से मैं यहां पर एकांत की तलाश में आया हूं। इसलिए उसने बहुत सॉलिड रीजन दिया, इसलिए वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, बातचीत नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर उसे यहां भी आकर बातचीत करना है, लोगों से मिलना है, मिलना जुलना है, तो फिर तो वो लंदन में ही अच्छा था। लोगों से अब दूर रहना चाहता है, बातचीत नहीं करना चाहता, इसलिए वो सॉलिट्यूड में, एकांत में रहना चाहता है। ऐसा उसने कारण बताया कि मैं एकांत में रहना चाहता हूं, इसलिए तो मैं यहां आया हूं। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क। मैं मेरे काम में डिस्टर्ब किया जाना बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि मुझे मेरे काम में कोई डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस। इसके अलावा एक एक्सीडेंट ने मेरा चेहरा बिगाड़ दिया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. Eccentric का मतलब विलक्षण होता है, सनकी होता है, यहां पर सनकी से आशय है। इरिटेबल टेम्पर, इरिटेबल माने चिड़चिड़ा या क्रोधी, और टेम्पर माने स्वभाव। तो इस बात से संतुष्ट होकर कि उनका मेहमान एक सनकी वैज्ञानिक है, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने अपने रहने का पैसा एडवांस में पूरा पे कर दिया है, मिसेस हॉल उसकी अजीब आदतों और उसके क्रोधी स्वभाव को नजरअंदाज करने के लिए तैयार हो गई। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश। लेकिन चोरी का जो पैसा वो लेकर आया था, वो थिएटर कंपनी में जो गया था और वहां से उसके दुकान मालिक को जो पीछे से वार करके बेहोश करके और लूट के लाया था, वो चोरी का पैसा। चोरी का पैसा ज्यादा समय तक नहीं चला, खर्च हो गया, और ग्रिफिन को यह बात स्वीकार करनी पड़ी कि अब उसके पास और ज्यादा कैश, नकदी पैसा नहीं था। यह उसे स्वीकार करना पड़ा। ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट। हालांकि उसने ऐसा दिखावा किया, प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग या दिखावा करना। तो कह रहे हैं हालांकि उसने ऐसा दिखावा किया, ऐसा ढोंग किया कि वो किसी भी पल उसका एक पेमेंट कहीं से आने वाला है चेक के माध्यम से, उसकी वो आशा कर रहा है। इस बात का उसने दिखावा किया कि मेरा कभी भी किसी भी पल एक चेक आने वाला है। तो इस तरह से वो बहलाने लगा उनको, मिसेस हॉल और उनके हस्बैंड यानी कि धर्मशाला के मालिक को, कि जैसे ही मेरा पैसा आ जाएगा, चेक आने वाला है, तो आगे का और दे दूंगा। इस तरह शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स अ क्यूरियस एपिसोड अकर्ड। ये कह रहे हैं इसके कुछ ही समय पश्चात, बिल्कुल कुछ ही समय पश्चात, एक विचित्र घटना घटित हुई। एक जिज्ञासु, एक विचित्र घटना घटित हुई। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग अ क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइजेस इन द स्टडी। क्लर्जी मैन का मतलब होता है पादरी। ईसाइयों में चर्च में एक पादरी होता है, वो अवेकन्ड माने जाग गए, जगा दिए गए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि वो जिज्ञासु या अजीब घटना क्या घटित हुई। एक पादरी और उसकी पत्नी बहुत सुबह एकदम तड़के जल्दी, एक पादरी और उसकी पत्नी जो है उनके स्टडी रूम में कुछ आवाजों से जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क। चिंक का मतलब है खनक, खनखनाने की आवाज। यदि पैसा अगर कॉइन्स में हो, कलदार या सिक्कों में हो, तो उसको
और खूब सारे हो तो अपन उनको हाथ में ले रहे हो, निकाल रहे हो, तो उनके खनाने की आवाज आती है। तो ये कह रहे हैं क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, धीरे धीरे वो क्लर्जीमैन और उसकी पत्नी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरकर आने लगे। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, उनको पादरी की नीचे के कमरे में, स्टडी रूम में पादरी की जो डेस्क थी उसके अंदर से पैसे जो कॉइन्स में थे उनको निकाले जाने की खनक की आवाजें सुनाई दी। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. Surrender. पोकर मतलब है कि एक कोई लोहे की रॉड जिसमें आगे निकली हुई ऐसा सींखचा या जिससे गार्डन वगैरह में कुछ काम करते हैं। तो ये कह रहे हैं बिना आवाज किए हाथों में लोहे की एक रॉड, पोकर, एक सींखचा सा मजबूती से पकड़े। ग्रेस्प्ड फर्मली, ग्रेस्प का मतलब होता पकड़ना, ग्रेस्प्ड यानी पकड़ा हुआ था, फर्मली माने मजबूती से। तो बिना आवाज किए अपने हाथों में मजबूती से एक लोहे का एक डंडा जिसमें आगे लोहे की सलाखें निकली थी वो पकड़े हुए, अपने हाथों में पकड़े हुए पादरी ने तेजी से एकदम दरवाजे को खोला और जोर से चिल्लाया, समर्पण कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी। फिर उसे आश्चर्य हुआ, उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा जब उसे यह एहसास हुआ कि कमरा जो है खाली प्रतीत हो रहा था। खाली मतलब कमरे के अंदर कोई था नहीं, ऐसा जब उसे आश्चर्य हुआ, ऐसा आश्चर्य हुआ उसे जब उसे यह एहसास हुआ कि कमरा तो खाली दिख रहा है, यानी कोई इंसान तो उसमें नहीं नजर आ रहा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क एंड बिहाइंड द कर्टेन्स एंड इवन अप द चिमनी। उसने और उसकी पत्नी ने डेस्क के नीचे, पर्दों के पीछे, चिमनी के ऊपर, कमरे में जहां कहीं भी कोई इंसान के छुप कर बैठने, खड़े होने, घुसने लायक जगह थी, वहां उन्होंने कमरे में हर जगह देखा। देयर वॉजंट अ साइन ऑफ एनीबडी, लेकिन किसी भी व्यक्ति के ना होने का संकेत था। कोई भी व्यक्ति ना हो ऐसा संकेत था, कोई प्रतीत नहीं हो रहा था। Yet the desk had been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन फिर भी डेस्क जो है वो खुली हुई थी, उसे खोला गया था और उसमें उनकी घर गृहस्थी चलाने लायक जो पैसा जो रखा रहता था वो उसमें से गायब था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। क्लर्जीमैन दिन भर यही कहता रहा, असाधारण मामला था, असाधारण मामला था ये तो। ऐसा दिन भर वो यहां वहां लोगों से कहता रहा कि बड़ा असाधारण मामला था। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग। लेकिन वो मामला, क्लर्जीमैन के घर का मामला, उतना असाधारण नहीं था जितना उसी सुबह थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल का फर्नीचर जो था उसका व्यवहार हुआ। उसी सुबह कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद मिसेस हॉल के फर्नीचर का जो व्यवहार हुआ, वो जो असाधारण व्यवहार हुआ, उतना असाधारण मामला नहीं था क्लर्जीमैन के घर का। तो मिसेस हॉल के घर में क्या हुआ उनके सराय में फर्नीचर के साथ, अपन देखते हैं आगे। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली। मकान मालिक यानी वो इन जो थी सराय, धर्मशाला का मालिक, वो सराय का मालिक और उसकी पत्नी यानी मिसेस हॉल सुबह जल्दी उठ गए थे एंड वर सरप्राइज्ड टू सी द साइंटिस्ट्स डोर वाइड ओपन। और वो उस वैज्ञानिक के कमरे के दरवाजे को पूरी तरह से खुला देखकर आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि आमतौर पे वो हमेशा अपने कमरे को बंद रखता था, खुला हुआ नहीं रखता था कि कोई अंदर आ जाए या कोई बाहर से देखे भी, बंद रखता था। और अभी पूरा खुला था दरवाजा, तो उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। और एक्चुअली आप लोग आगे अंदाजा भी लगा सकते हैं कि हुआ क्या होगा। वो क्लर्जीमैन के घर जो सुबह सुबह चोरी हुई थी, तो ये ही वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट ग्रिफिन, जो चोरी करने चला गया था, क्योंकि उसे
पैसा भी देना है सराय के मालिक को, और आगे और जितने दिन ठहरेगा उतने दिन के लिए पैसा भी देना है। किराए के पैसे नहीं देगा तो वो उन्हें निकाल देंगे। और चेक तो उसने झूठ बोला था कि कुछ ही दिन में मेरा कहीं से चेक आने वाला है, कोई चेक वैक नहीं आने वाला था, तो उसे तो चोरी करके लाना था। तो क्लर्जीमैन के घर चोरी इसी ने करी थी। अब आगे क्या करें? और जब चोरी करने गया था तो उसके कमरे का दरवाजा खुला था सराय में। तो लैंडलॉर्ड और उसकी पत्नी उसके कमरे के दरवाजे को पूरी तरह से खुला देखकर आश्चर्यचकित थे। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड। आमतौर पर वो दरवाजा हमेशा बंद और अंदर से लॉक्ड होता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम। फ्यूरियस माने क्रोधित या कुपित, और वो क्रोधित हो जाता था यदि कोई उसके कमरे में घुस जाए तो। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड। ये अवसर इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था जिसे छोड़ना नहीं चाहिए था। ये अवसर इतना अच्छा था जिसे वो मिस नहीं कर सकते थे। यानी कौन सा? उन्हें पता चल गया कि ये शायद कहीं बाहर गया है, कमरा खुला है, तो वो अंदर घुस के थोड़ा उसके बारे में जानने की कोशिश करते। ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर। अब आगे है, दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। पीप माने झांकना और पीप्ड यानी झांका। उन्होंने दरवाजे से अंदर कमरे में चारों ओर झांका, किसी को भी नहीं पाया, और अंदर घुसकर इन्वेस्टिगेट यानी जांच पड़ताल करने का उन्होंने निर्णय लिया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम। बेड पर बिछे जो गद्दे चादर आदि थे वो ठंडे थे। ये दर्शा रहे थे कि वो वैज्ञानिक कुछ समय पहले ही उठ चुका था। यानी अभी बिल्कुल ताजा ताजा अगर कोई बिस्तर से उठे तो कुछ देर तक बिस्तर गर्म रहते हैं ठंड के दिनों में आमतौर पे, तो वो बिस्तर पूरे ठंडे थे, तो इससे पता चल रहा था कि उसे उठे हुए कुछ देर हो चुकी है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज बोर वर लाइंग अबाउट द रूम। और इससे भी अधिक अजीब बात, विचित्र बात यह थी कि वो कपड़े और वो पट्टियां जो वो हमेशा पहने रहता था, माथे पर पट्टियां वो बांधे रहता था, वो कमरे में यहां वहां बिखरे पड़े हुए थे, कमरे में डले हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर। स्निफ का मतलब होता है छींक, या छींक के अलावा जैसे हमें कभी जुकाम हो जाए और जुकाम होने पर जो है हमारी रनी नोज हो जाती है, नाक बहती हुई हो जाती है और हम उसको फ्लूइड नाक से जो है तरल पदार्थ बहकर टपक ना जाए और सबके सामने ऑकवर्ड ना लगे, भद्दा ना लगे, उससे बचने के लिए हम इस तरह से नाक सुड़कते रहते हैं, तो ऊपर की ओर खींचते रहते हैं सांस अंदर लेके। तो सर्दी जुकाम होने पे आमतौर पे जुकाम वाला व्यक्ति इस तरह करता ही रहता है। तो मिसेस हॉल को अपने कानों के पास एक स्निफ की, नाक से ऐसे सुड़कने की आवाज सुनाई दी। ग्रिफिन तो दिखाई नहीं दे रहा था, वो अदृश्य था, हालांकि वो हॉल में ही था, कमरे में ही था, मगर अदृश्य था। तो मिसेस हॉल को अपने कानों के पास कहीं से स्निफ की आवाज सुनाई दी। अ मोमेंट लेटर द हैट ऑन द बेड पोस्ट लेफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस। एक पल बाद ही चारपाई के एक पाए पर रखा हुआ ग्रिफिन का हैट अचानक से उठ के आया और तेजी से मिसेस हॉल के चेहरे पर पड़ा। वो हैट खुद नहीं आया था, वो अपने हाथों से उठाकर लाकर उसने मिसेस हॉल के मुंह पर, चेहरे पर मारा था। लेकिन अदृश्य आदमी अगर उठा के ला रहा है तो वो तो ऐसा ही लगेगा देखने वाले को कि हैट हवा में उड़कर आया है। तो हैट आया और मिसेस हॉल के मुंह पर पड़ा। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव। फिर बेडरूम की कुर्सी सजीव हो उठी, कुर्सी में जान आ गई, यानी वो हिलने डुलने लगी। जान क्या आ गई? वो खुद उसे उठा के हिला रहा था। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, लेग्स फोरमोस्ट। हवा में उछलते हुए वो कुर्सी सीधे मिसेस हॉल की तरफ आकर उन पर उसने आक्रमण किया। कुर्सी ने सबसे ज्यादा उनके पैरों पर,
आकर वो कुर्सी उनके पैरों पर पड़ी, पैरों पर आक्रमण किया मिसेस हॉल के। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन टेरर, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम एंड देन appeared to slam and lock the door after them। और जब मिसेस हॉल और उनका पति डर के मारे, भय के मारे तेजी से पलटे, तेजी से मुड़े कमरे से भागकर जाने को, तभी वो असाधारण कुर्सी ने पीछे से उन दोनों को जोर से आकर धक्का दिया और कमरे से बाहर धकेल दिया। और जैसे ही वो कुर्सी ने उन्हें कमरे से बाहर धकेला, उसके बाद दरवाजा जोर से पटक करके बंद होता हुआ प्रतीत हुआ और अंदर से लॉक डलता हुआ प्रतीत हुआ। अब ये नहीं कह सकते हम, मतलब जब कुर्सी ने उन्हें बाहर की ओर धकेला, तो बाहर की ओर धकेलने के बाद जब वो कमरे से बाहर आ गए तो दरवाजा बंद होते हुए और लॉक डलते हुए प्रतीत हुआ। अब वो उस टाइप के डोर्स भी होते हैं जिनमें लॉक उस टाइप के होते हैं कि जिसे बाहर से और अंदर से दोनों से खोला जा सके। ऐसा भी लॉक होता है जिसका की होल डोर के बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। तो अब क्या मालूम उसने अंदर की तरफ से बंद किया या बाहर की तरफ से, यह अभी हमको कहानी में आगे पता चलेगा। तो यानी ऐसा भी हो सकता है कि कुर्सी के द्वारा मिसेस हॉल और उनके पति को धकेलकर बाहर निकाल दे, दरवाजे को अंदर से बंद करके अंदर से लॉक कर दे। या ऐसा भी हो सकता है कि दरवाजे को बंद करके उसने बाहर से लॉक कर दिया हो और वहां से चला गया हो। मगर इन दोनों में से क्या हुआ, वो कमरे के अंदर होकर अंदर से बंद किया उसने या बाहर से बंद किया, ये अपने को आगे पता चलने वाला है। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स। हिस्टेरिक्स का मतलब है बेहोशी या मूर्छित अवस्था। मिसेस हॉल लगभग बेहोशी की अवस्था में सीढ़ियों से नीचे गिरी। शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स and that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture। Convince का मतलब है मान लेना या विश्वास हो जाना। Haunted का मतलब है कि भूत प्रेत या आत्माओं का आ जाना, भूत प्रेत या कोई ऐसे काले सायों का मंडराना, आत्माओं या पिशाचों का सायों का मंडराना। तो मिसेस हॉल को यह विश्वास हो गया कि कमरे में कोई भूत या प्रेत आत्माएं जो हैं आ गई हैं, और उसे यह भी विश्वास हो गया कि ये जो अजनबी व्यक्ति है, ये ग्रिफिन, ये जो साइंटिस्ट उनके यहां आकर रुका है, मिसेस हॉल को ऐसा भी विश्वास हो गया कि कमरे में आत्माओं का वास हो गया है और इस आदमी ने जरूर कोई जादू टोना करके उन आत्माओं को इसके फर्नीचर के अंदर डाल दिया है, जिसके कारण वो फर्नीचर चलने लगा, कुर्सी हवा में उड़ने लगी और उन पे अटैक करने लगी। ऐसा मिसेस हॉल को विश्वास हो गया कि कमरे में भूत प्रेत हैं और ये शायद भूत प्रेत इसके लाए हुए हैं और इसने ही फर्नीचर के अंदर भूत प्रेत या आत्मा को डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज्ड टू सिट इन दैट चेयर, शी मोन्ड। मिसेस हॉल कराहते हुए बोली कि मेरी बेचारी मां इस कुर्सी पर बैठा करती थी, यानी जब उसकी मां जिंदा रही होगी तब वो उस कुर्सी पर बैठा करती थी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ। और कहती है कि और अब देखो ये कुर्सी मेरे ही खिलाफ हो गई, यानी ये कुर्सी तो मेरी मां की प्रिय थी और उस पर मेरी मां बैठा करती थी, तो यानी कि मरने के बाद भी उसकी मां की आत्मा को वो कुर्सी प्रिय होगी, और लेकिन अब ये कुर्सी, उसे लगता है कि अब ये कुर्सी मेरे खिलाफ हो गई। ठीक है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वॉज दैट द ट्रबल वॉज कॉज्ड बाय विच क्राफ्ट। पड़ोसियों में यह भाव था, यह भावना थी कि वो मुसीबत जादू टोने के द्वारा आई थी। ऐसा पड़ोसियों में भाव था कि ये जो मुसीबत उत्पन्न हुई है ये किसी जादू टोने के कारण हुई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। बर्गलरी का मतलब होता है चोरी, तो ये कह रहे हैं बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन जादू टोना था या नहीं था, व्हेन न्यूज ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जीमैन्स होम बिकेम नोन, जब पादरी के घर में हुई
चोरी सबको पता चली तो क्या हुआ? द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड ऑफ हैविंग हैड अ हैंड इन इट। तो उस अनजान वैज्ञानिक, उस अनजान वैज्ञानिक पर प्रबलता से शंका की गई उस पादरी के घर में हुई चोरी में उसका हाथ होने की। ऐसी शंका प्रबलता के साथ की गई कि पादरी के घर में जो चोरी हुई है अवश्य ही इस साइंटिस्ट का उसमें कोई हाथ है। सस्पिशन ग्रू इवन स्ट्रॉन्गर when he suddenly produced some ready cash, though he had admitted not long before that he had no money. सस्पिशन का मतलब है शंका। शंका तब और ज्यादा मजबूत हो गई, तब और ज्यादा गहरा गई शंका, जब उसने अचानक से ही नकदी पैसा पेश किया। यद्यपि उसने अभी ज्यादा समय नहीं बीता था, उसने कुछ समय पहले ही यह बात स्वीकार करी थी कि उसके पास और पैसा नहीं बचा, और अब वो अचानक से ही नगद पैसा पेश कर रहा है। तो इस बात से सस्पिशन, शंका और ज्यादा गहरा गई। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। गांव के सिपाही को, पुलिस के सिपाही को गुपचुप रूप से बुलवाया गया। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल, मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम। पुलिस कांस्टेबल का, सिपाही का के आने का इंतजार किए बगैर, उसके आने का इंतजार किए बगैर सराय की मालकिन मिसेस हॉल सीधे उस वैज्ञानिक के पास पहुंच गई, जो पता नहीं कैसे रहस्यमय तरीके से अपने खाली बेडरूम में से प्रकट हो गया था। क्योंकि जब मिसेस हॉल और उसके पति जब गए थे, जब उनके मिसेस हॉल के मुंह पर वो हैट आकर पड़ा था और कुर्सी ने उन पर अटैक किया था, तब तो खाली था बेडरूम, यानी कि अदृश्य रूप में था। तो मिसेस हॉल और उनके पति के लिए तो वो बेडरूम खाली था, और अब वो पता नहीं कहां से प्रकट हो गया। तो मिसेस हॉल सीधे उस वैज्ञानिक के पास चली गई बातचीत करने, उससे लड़ने झगड़ने, जो भी। अब क्या कहती हैं? आई वॉन्ट टू नो वॉट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अप स्टेयर्स, शी डिमांडेड। उन्होंने उससे अपने सवाल का जवाब मांगते हुए पूछा कि मैं जानना चाहती हूं तुम ऊपर मेरी कुर्सी के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे थे। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज यू केम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड अ लॉक्ड रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूं कि ऐसा कैसे हुआ कि तुम एक खाली कमरे में से बाहर निकल आए, और तुम लॉक्ड कमरे में अंदर कैसे गए थे। ये भी उन्होंने पूछा कि जब कमरा लॉक्ड था तो उसके तुम अंदर कैसे गए, और अगर अंदर कमरा खाली था तो फिर खाली कमरे से तुम बाहर कैसे आए, ये जानना चाहती हूं। अब आगे देखिए, आगे क्या होता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड। क्विक टेम्पर्ड माने जल्दी क्रोधित हो जाने वाला व्यक्ति, तेज तर्रार, लड़ने झगड़ने में तेज तर्रार। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। फ्यूरियस माने क्रुद्ध, कुपित, यानी क्रोधित। वो वैज्ञानिक हमेशा से ही तेज तर्रार था, और अब वो क्रुद्ध हो गया, क्रोधित हो गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। वो जोर से चिल्ला के बोला कि तुम्हें पता नहीं है, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूं और क्या हूं। वेरी वेल, आई शो यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अभी रुको मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मैं कौन हूं। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेजेस, व्हिस्कर्स, स्पेक्टिकल्स एंड इवन नोज। अचानक ही उसने अपने माथे पर जो पट्टियां बंधी थी वो खोल करके, उतार करके फेंक दी, और वो जो विस्कर्स, जो बड़ी बड़ी मूछें जो गालों तक थी, उनको, काले चश्मे को और वो नकली नाक, इन सबको निकाल करके फेंक दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। ऐसा करने में उसे सिर्फ 1 मिनट लगा।
द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। द हॉरिफाइड पीपुल, भयभीत लोग। अब देखिए, जैसे उसने बैंडेज वगैरह ये ऊपर का सब सामान उतारा तो चेहरा उसका अदृश्य होने लगा और ये देखकर लोग भयभीत थे। द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार, बार माने शराब खाना, वो उस इन में, सराय में एक बियर बार भी था जहां लोग बैठकर ड्रिंक्स कर सकें। तो द हॉरिफाइड पीपुल इन द बार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। वो डर के मारे भयभीत लोग जो बार में थे, उन्होंने अपने आप को एक बिना सिर के आदमी को घूरते हुए पाया। उन्होंने ऐसा पाया कि वो एक टकटकी बांधे एक ऐसे आदमी को देख रहे हैं जिसका सिर ही नहीं है, और इस कारण वो बहुत भयभीत हो उठे। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. मिस्टर जेफर्स, वो जो सिपाही था पुलिस का, वो आ गया और वो बहुत ज्यादा पूरी तरह से वो आश्चर्यचकित हो गया ये पाकर के कि उसे एक ऐसे आदमी को गिरफ्तार करना था जिसका सिर ही नहीं है। बट जेफर्स वॉज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन कांस्टेबल जेफर्स को उसके कर्तव्य को पूरा करने से आसानी से रोका नहीं जा सकता था। इफ अ मैजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सन्स अरेस्ट, देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड विद और विदाउट हिज हेड। यदि किसी मैजिस्ट्रेट का आदेश हो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का, तो फिर उस व्यक्ति को तो गिरफ्तार करना ही था, चाहे भले ही उसका सिर हो या ना हो, सिर के साथ या सिर के बिना, उसे गिरफ्तार करना ही था। तो मिस्टर जेफर्स के लिए तो यह बात थी कर्तव्य परायणता की कि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर है अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का तो उसे गिरफ्तार करना ही है, सिर के साथ या सिर के बिना। तो ये तो एक हंसी की बात है, लेखक ने ऐसे ही स्टोरी में थोड़ी सी कॉमेडी क्रिएट करने के लिए लिख दी है। देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन एज द पुलिसमैन tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. वहां एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ जब वो पुलिस वाला मिस्टर जेफर्स एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो आदमी जैसे जैसे एक एक करके अपना कपड़ा उतारता जा रहा था वैसे वैसे और ज्यादा अदृश्य होता जा रहा था। तो ये एक अद्भुत दृश्य घटित हुआ पुलिस वाले जब वो पुलिस वाला एक ऐसे आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो कि और ज्यादा अदृश्य होता जा रहा था जैसे जैसे वो कपड़े उतार के फेंकता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अंततः अंत में एक शर्ट हवा में फेंक कर उछाली गई और मिस्टर जेफर्स जो पुलिस कांस्टेबल था उसने अपने आप को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हाथापाई करते हुए, गुत्थम गुत्था होते हुए, संघर्ष करते हुए पाया जिस व्यक्ति को वो देख ही नहीं पा रहा था। Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seemed to come from nowhere. Blows माने मुक्के या घूंसे। कुछ लोगों ने पुलिस कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स की मदद करने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने ये पाया कि ना जाने कहां से मुक्के आकर उन पर पड़ने लगे थे। मुक्कों की, घूंसों की बरसात उन पर होने लगी थी जिन लोगों ने मिस्टर जेफर्स की मदद करने की कोशिश करी। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। नॉक्ड अनकॉन्शियस का मतलब है मुक्का मारकर बेहोश कर दिया गया। अंत में मिस्टर जेफर्स को एक जोरदार मुक्का मार करके बेहोश कर दिया गया जब वो एक अंतिम प्रयास कर रहे थे उस ना देखे जाने वाले साइंटिस्ट को पकड़ने की।
उस अनसीन साइंटिस्ट को, जो दिखाई नहीं दे रहा था, उसको पकड़ने का जब वो अंतिम प्रयास कर रहा था मिस्टर जेफर्स, तब मिस्टर जेफर्स को जोरदार एक घूंसा मारकर बेहोश कर दिया गया। देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम। वहां घबराहट से भरी और उत्तेजना से भरी चीख पुकारें थी, उसे पकड़ो, उसे पकड़ो, इस तरह की। बट दिस वॉज इजियर सेड देन डन। लेकिन ऐसा कहना जो है वो आसान था करने की तुलना में। ठीक है। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम। ग्रिफिन ने खुद को झटक करके, यानी मिस्टर जेफर्स जो उसे पकड़े हुए थे अदृश्य में ही, यहां वहां कुछ उसका हाथ वाथ जो भी पकड़ में आ रहा हो, ग्रिफिन ने अपने आप को झटक करके मुक्त करा लिया, स्वतंत्र करा लिया, और कोई भी नहीं जान पा रहा था, कोई भी नहीं जानता था कि उसे पकड़ने के लिए कहां हाथ रखें, उसे कहां पर पकड़ें। तो यहां पर आकर यह चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट खत्म होता है, जो कि क्लास 10th की इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 5 था। तो नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए विदा लेना चाहता हूं।